हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप सबके लिए लेकर हैं क्लास 10th का बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दे पाए तो हम अगली बार प्रयास करेंगे कि वो क्वेश्चन सारे दे देंगे। तो हम चौथा चैप्टर है उत्सर्जन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्वेश्चन, एमिनो अम्लों के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थ के नाम लिखें। अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। तीसरा क्वेश्चन, यूरिया और अमोनिया में अपेक्षाकृत कम जटिल और ज़्यादा विषैला कौन है? यूरिया अमोनिया के अपेक्षा ज़्यादा जटिल परंतु कम विषैला यौगिक है। अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह से किस विधि से निकलता है? विसरण क्रिया द्वारा। मूत्र मार्ग क्या है? मूत्राशय के पिछले भाग से एक नली निकलती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मनुष्य के वृक्क के दो महत्वपूर्ण कार्यों के नाम लिखें। पहला, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर पुनर्वशोषण। वृक्क से संबद्ध उत्सर्जन में भाग लेने वाली अन्य रचनाओं के नाम लिखें। मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी है? मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख होती है। पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन कहाँ से होता है? आंसर, पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन विसरण क्रिया पत्तियों के रंध्रों में एवं अन्य भागों में अवस्थित वात रंध्रों द्वारा होता है। जीवों के शरीर में उत्पन्न अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाली क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। जंतुओं के शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है वह क्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा सामान्यतः कितनी है? 96%। वृक्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसका कार्य जिस अतिविकसित मशीन से संपादित कराया जाता है वह क्या कहलाता है? डायलाइजर या कृत्रिम वृक्क। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ रेजिन तथा गोंद पौधे के किस ऊतक में संचित होते हैं? जाइलम। पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन रंध्रों के अतिरिक्त अन्य किन छिद्रों द्वारा होता है? वात रंध्रों। बबूल के पौधे से निकलने वाला गोंद पौधे में होने वाली किस प्रकार के क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है? उत्सर्जन क्रिया द्वारा। अति लघुत्तरीय प्रश्न, उत्सर्जी पदार्थ से आप क्या समझते हैं? उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं विषाक्त होता है। ऐसे पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। उत्सर्जन की परिभाषा लिखें। जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है? मूत्र में साधारणतः जल, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड विद्यमान होते हैं। अगर एक मनुष्य 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार के रूप में लेता है तो उसके मूत्र की प्रतिशत मात्रा निम्नलिखित होगी। जल 96% एवं ठोस 4%, जिसमें यूरिया 2% तथा अन्य पदार्थ 2% होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक धन्ना की तरह
कार्य करता है। अभिवाही धमनिका, जिसका व्यास अपवाही से अधिक होता है, रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि ग्लोमेरुल्स में लाती है। ये पदार्थ ब्रोमीन संपूर्ण की पतली दीवार से धनकर वृक्क की नलिका में चले जाते हैं। अपवाही धमनिका का व्यास कम होने के कारण ग्लोमेरुल्स में रक्त पर दबाव बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप धमनी की क्रिया उच्च दाब पर होती है। उच्च दाब में फिल्ट्रेशन और अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। प्लाज्मा के साथ सभी लवण, ग्लूकोज और अन्य पदार्थ भी छनते हैं। कोशिकाएं एवं प्लाज्मा प्रोटीन ब्रोमीन संपुट की भित्ति के लिए अपारगम्य होते हैं। इस फिल्ट्रेट को ग्लोमेरुलस फिल्टर कहते हैं। वृक्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। वृक्क के महत्वपूर्ण कार्य क्या है? पहला, ये शरीर से नाइट्रोजनिक ब्रज पदार्थों को बाहर निकालता है। दूसरा, ये सामान्य रक्तचाप बनाने में सहायक करते हैं। तीसरा, ये जल नियंत्रण में सहायक करते हैं, अर्थात शरीर में जल एवं लवणों की संतुलन मात्रा बनाए रखने का कार्य करता है। चौथा, ये शरीर के भीतर के कार्यायिक वातावरण अर्थात होमियोस्टेसिस को बनाए रखने में मदद करते हैं। पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं? बहुत से पौधे कार्बनिक अपशिष्टों या उत्सर्जी पदार्थों को उत्पन्न करते हैं, जो उनकी मृत कोशिकाओं जैसे अंतःकाष्ठ में संचयित करते हैं। पौधे उत्सर्जी पदार्थों का अपने पत्तियों एवं छाल में भी संचित करते हैं। पत्तियों के गिरने एवं छाल के विलगाव से इन उत्सर्जी पदार्थों का पादप शरीर से निष्कासन होते हैं। कुछ उत्सर्जी पदार्थ कोशिकीय रिक्तिकाओं में जमा रहता है। विभिन्न चयापचयी क्रियाओं के दौरान टेनिन, रेजिन, गोंद आदि उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण होता है। टेनिन वृक्षों के छाल में, रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम के संचित रहता है। कृत्रिम वृक्क क्या है? यह कैसे कार्य करता है? कभी कभी विशेष परिस्थिति जैसे संक्रमण, मधुमेह, सामान्य से अधिक उच्च रक्तदाब या किसी प्रकार के चोट के कारण वृक्क क्षतिग्रस्त होकर अपना कार्य करना बंद कर देता है। क्षतिग्रस्त वृक्क के कार्य न करने की स्थिति में शरीर में आवश्यकता से अधिक मात्रा में जल, खनिज या यूरिया जैसे जहरीले विकार एकत्रित होने लगते हैं, जिससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। ऐसे स्थिति में वृक्क का कार्य यह मशीन डायलाइसिस मशीन कहलाता है। डायलाइसिस मशीन एक कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। इस मशीन में एक टंकी होती है जो डायलाइजर कहलाता है। डायलाइजर में डायलाइसिस या डायलाइसिस फ्लूइड नाम तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ में सेलोफेन से बनी एक बेलनाकार रचना लटकती रहती है। यह बेलनाकार रचना आंशिक रूप से पारगम्य होता है तथा यह केवल विलय का ही विसरण होने देते हैं। डायलाइसिस मशीन डायलाइसिस फ्लूइड की सांद्रता सामान्य उत्तक द्रव जैसे होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजनी विकार तथा लवण की अत्यधिक मात्रा नहीं होती है। डायलाइसिस के समय रोगी के शरीर का रक्त एक धमनी के द्वारा निकालकर उसे 0 डिग्री सेल्सियस तक, यहाँ पे डायलाइसिस मशीन का चित्र बना हुआ था पर हम बनाना भूल गए। इसमें तो सारा लिख दिया है जो डायलिसिस मशीन बना हुआ है वैसे।
ठंडा किया जाता है, परंतु इस रक्त को एक विशिष्ट प्रतिस्पंदन से उपापचयित कर तरल अवस्था में ही रखा जाता है। इस रक्त को एक पंप की सहायता से डायलाइजर में भेजा जाता है। यहाँ रक्त से नाइट्रोजनी विकार विकसित होकर डायलाइसिस फ्लूइड में चला जाता है। इस तरह शुद्ध किए गए रक्त के पुनः शरीर के तापक्रम पर लाया जाता है। फिर इस रक्त को पंप की मदद से एक शिरा के द्वारा रोगी के शरीर में वापस पहुंचा दिया जाता है। रक्त के शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहलाता है। रक्त के शुद्धिकरण का यह एक अत्यंत विकसित तकनीक है। इसमें उच्च क्षमता की आवश्यकता होती है। मनुष्य में वृक्क तथा उससे संबद्ध उत्सर्जी अंगों का वर्णन करें। मनुष्य एवं समस्त वर्टिब्रेटा उपसंघ के जंतुओं में वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। वृक्क से संबद्ध अन्य रचनाएं जो उत्सर्जन में भाग लेती हैं वे हैं मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग। मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है। प्रत्येक वृक्क उदर गुहा की पृष्ठीय देहभित्ति से सटे हुए कशेरु कंद के दोनों ओर स्थित होता है। बायां वृक्क दाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ ऊपर स्थित होता है तथा इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। यह करीब 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। वृक्क की बाहरी सतह उन्नतोदर तथा भीतरी सतह नतोदर होती है। वृक्क के भीतरी नतोदर सतह हाइलम कहलाती है। इसी जगह से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है। प्रत्येक वृक्क से हाइलम से एक मूत्रवाहिनी निकलती है। मूत्रवाहिनी का शीर्ष भाग जो वृक्क से बाहर निकलती है थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है। इस मोटे भाग को मूत्रवाहिनी की श्रेणी कहते हैं। प्रत्येक मूत्रवाहिनी पीछे की ओर मूत्राशय से खुलती है। मूत्राशय नाशपाती के आकार की पतली दीवार वाली एक थैली के समान रचना है जो उदर गुहा के पिछले भाग से एक नली जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं निकलती है। मूत्रमार्ग मूत्रद्वार मुख्य से मूत्रमार्ग के तिकोने क्षेत्र को मूत्राशय का ट्राइगोन कहते हैं। वृक्क की आंतरिक रचना का वर्णन करें। वृक्क आंतरिक रचना। प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजी उत्तक तथा अरेखित पेशियों से बना एक पतले कैप्सूल से ढका होता है। प्रत्येक वृक्क में एक बाहरी प्रांतस्थ भाग तथा एक भीतरी अंतस्थ भाग का होता है। यह 15 से 16 पिरामिड जैसे रचनाओं का बना होता है जिसे वृक्क शंकु कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं जो नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं कहलाती है। नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन की संख्या प्रत्येक वृक्क नेफ्रॉन की संरचना। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक वृक्क नलिका का आरंभ प्याले जैसे रचना से होता है जिसे ब्रोमेन संपुट कहते हैं। यह कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुल्स नामक रक्त कोशिकाओं के एक जाल को घेरती है। ब्रोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुल्स को सम्मिलित रूप से मेलिपिगियम कोश कहते हैं। वृक्क नलिका के कार्य में एक समीपस्थ और एक दूरस्थ कुंडलित भाग लेते हैं। समीपस्थ भाग नीचे आकार अवरोही चाप कहते हैं। अधिरोही चाप आगे की एक संग्राहक नलिका में खुलती है। संग्राहक नलिका में अनेक अन्य वृक्क नलिकाएं आकार खुलती है और इस प्रकार अनेक संग्राहक नलिकाओं के मिलने से सामान्य
संग्राहक नली बनता है जो अंत में मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। वृक्क के द्वारा उत्सर्जन क्रिया कैसे होती है, समझाएं। वृक्क द्वारा मूत्र निर्माण या उत्सर्जन की क्रिया निम्नलिखित 3 चरणों से पूर्ण होता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर पुनर्वशोषण, ट्यूबुलर स्रवण। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस एक छन्ना की तरह कार्य करता है। अविवाही धमनिका जिसका व्यास अपवाही धमनिका से अधिक होता है, रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि ग्लोमेरुलस में लाती है। ये पदार्थ ब्रोमीन संपुट की पतली दीवार से छनकर वृक्क नलिका में चले जाते हैं। अपवाही धमनिका का व्यास कम होने के कारण ग्लोमेरुलस में रक्त पर दबाव बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप छनने की क्रिया उच्च दाब पर होती है। उच्च दाब में फिल्ट्रेशन को अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। प्लाज्मा के साथ सभी लवण, ग्लूकोज और अन्य पदार्थ भी छनते हैं। कोशिकाएं एवं प्लाज्मा प्रोटीन ब्रोमीन संपुट की भित्ति के लिए अपारगम्य होते हैं। इस फिल्ट्रेशन को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। ट्यूबुलर पुनर्वशोषण। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अब नलिकाओं से गुजरता है। इसी समय कोशिकाएं उन पदार्थों को शोषित कर लेती है जिनकी आवश्यकता होती है तथा जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें छोड़ देती है। साधारण तथा सारा ग्लूकोज पुनः शोषित हो जाता है तथा जल की अधिक मात्रा का भी शोषण एवं दूषित पदार्थों का उत्सर्जन हो जाता है। ट्यूबुलर स्रवण। कभी कभी नलिका की कोशिका से कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी स्रावित होकर फिल्ट्रेट से मिलता है। अब इस फिल्ट्रेट को ब्लैडर मूत्र कहते हैं। यह मूत्र नलिका से होकर गुजरता है तथा मूत्राशय में जमा होता है एवं समय समय पर मूत्रमार्ग के छिद्र द्वार बाहर निकाला दिया जाता है। पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है? जंतुओं की तुलना में पौधे में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं। इनमें उत्सर्जन के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। श्वसन क्रिया से निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं प्रकाश संश्लेषण से निष्कासित ऑक्सीजन गैस विसरण क्रिया द्वारा पत्तियों के रंध्रों एवं अन्य भागों में अवस्थित वातरंध्रों के द्वारा उत्सर्जित होता है। वाष्पोत्सर्जन से निकलने वाला जल मुख्यतः रंध्रों द्वारा तथा पौधे के अन्य भागों से निष्कासित होता है। बहुत से पौधे कार्बनिक अपशिष्टों या उत्सर्जी पदार्थों को उत्पन्न करते हैं जो उनकी मृत कोशिकाओं जैसे अंतःकाष्ठ में संचयित रहते हैं। पौधे उत्सर्जी पदार्थों को अपनी पत्तियों एवं छाल में भी संचित करते हैं। पत्तियों के गिरने एवं छाल के बिछाव से इन उत्सर्जी पदार्थों का वाष्प शरीर से निष्कासन होता है। कुछ उत्सर्जी पदार्थ कोशिकीय रिक्तिकाओं में जमा रहते हैं। विभिन्न चयापचयी क्रियाओं के दौरान टेनिन, रेजिन, गोंद आदि उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है। टेनिन वृक्षों के छाल में, रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम में संचित रहता है। कुछ पौधे में उत्सर्जी पदार्थ गाढ़े धुंधिया तरल के रूप में संचित रहता है जिसे लेटेक्स कहते हैं। अगर आप पीपल, बरगद या पीला कनेर की एक ताजी पत्ती को तोड़े तो आपको उजला, धुंधिया एवं गाढ़ा लेटेक्स निकलता दिखाई पड़ेगा। बबूल के पौधे में गोंद उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार चीड़ में रेजिन एक सामान्य उत्सर्जी पदार्थ है। जलीय पौधे उत्सर्जी पदार्थ को विसरण द्वारा सीधे जल में निष्कासित करते हैं।
जबकि स्थलीय पौधे कुछ उत्सर्जी पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में निष्कासित करते हैं। आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।